एक बार फिर से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसमें किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और इस किसान आंदोलन में जो सबसे अहम मांग है वो यही है कि एमएसपी पर कानून बने। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एमएसपी पर कानून बनने से किसानों को क्या फायदा है और अगर किसानों को इससे फायदा है तो सरकार इससे क्यों लागू नहीं कर रही है। आखिर इससे सरकार को दिक्कत क्या है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में समझे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये किसानों के फसल की कीमत होती है जिसे सरकार तय करती है। देश की जनता तक पहुंचने वाले अनाज को पहले सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीदती है, फिर सरकार इस अनाज को राशन व्यवस्था या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत जनता तक पहुंचाती है, जैसे फ्री में अनाज बांटा जाता हो। इसके अलावा उम्मीद की जाती है कि सीधे बाजार में भी अगर किसान जाके अपनी फसल बेचता है तो उसको दाम एमएसपी से कम ना मिले। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था 5 दशक से चल रही है। सरकार हर साल रबी और खरीफ की फसलों की कीमत तय करती है। ये एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर तय की जाती है। सीएसीपी फसलों की लागत और फसलों की पैदावार के आधार पर कीमत तय करके सरकार के पास भेजता है। सरकार इन सुझावों पर चर्चा के बाद एमएसपी की घोषणा कर देती है। सीएसीपी समिति की स्थापना साल 1965 में हुई थी। समिति में मुख्य रूप से 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 2 अन्य सचिव शामिल होते हैं। समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने सबसे पहले साल 1967-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का ऐलान कर दिया। उस समय सरकार ने गेहूं की कीमत 54 रुपए प्रति क्विंटल तय की थी। तब देश में इंदिरा गांधी सरकार थी। कहा जाता है कि यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। गेहूं के बाद धीरे धीरे दूसरी फसलों पर भी एमएसपी लागू किया जाता रहा। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब एमएसपी पहले से तय है तो ये किसान कौन सी एमएसपी मांग रहे हैं। देखिए, एमएसपी तय करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसानों को उनकी लागत का कम से कम 50% मुनाफा हो जाए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, फिलहाल एमएसपी के दायरे में सिर्फ 23 फसलों को रखा गया है। इनमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कॉमर्शियल फसलें शामिल हैं। इसमें धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, मसूर, उड़द, मूंग, तूर, सरसों, सोयाबीन, जूट, कपास, सूरजमुखी और गन्ना शामिल है। लेकिन सिर्फ गन्ने पर ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार उचित कीमत देना जरूरी है। बाकी की फसलों का कोई उचित दाम ना भी दे तो उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं। और यहाँ आके पेच फंस जाता है। ऐसे में किसान अदालत में जाकर अपना हक नहीं मांग सकते। कई बार किसानों को मजबूरी में आकर एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है। 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिल पाता है। अब किसानों को डर है कि सरकार जब चाहे एमएसपी का सिस्टम खत्म कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी है। इसके अलावा एमएसपी हमेशा फसल की एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए दिया जाता है, यानी कि जब फसल की अच्छी क्वालिटी होगी तभी उसका एमएसपी पर खरीद तय होगी, अन्यथा उसे नहीं रखा जाएगा इस क्राइटेरिया के अंदर। ऐसे में अगर फसल तय मानदंडों पर खरीद नहीं उतरती है तो उसका क्या होगा। इसलिए किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाए ताकि उन्हें गारंटी मिल जाए। इसके अलावा एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित किया जाए, साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में शामिल किया जाए। यहां तक की मांगे आपने समझी। अब आगे देखते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर एमएसपी पर कानून बना तो क्या बदल जाएगा और इससे किसानों को कैसे फायदा होगा। देखिए, इन सवालों के जवाब को जानने से पहले हमें एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट में क्या कहा गया था ये जानना बहुत जरूरी है। साल 2004 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। इस सरकार में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग ने जो अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी, इसमें कई तरीके की सिफारिशें की गई थी। खैर, ये अलग बात है कि अब तक कोई सरकार इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई है। कहा जाता है कि अगर रिपोर्ट सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाए तो किसान की तकदीर बदल जाएगी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में। दरअसल इस समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। समिति का कहना था कि किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित हो रहे हैं। गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिले। साथ ही आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने की भी एक सिफारिश रखी थी।
इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने और वित्त बीमा की स्थिति मजबूत करने की भी बात कही थी, क्योंकि फसल खराब होने से किसानों का काफी नुकसान होता है। आयोग ने एक बड़ी सिफारिश महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की रखी थी। साथ ही आयोग का कहना था कि किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए। कुल मिलाकर ऐसी 201 मांगे हैं इस सिफारिश में। अब देखिए, अगर ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाता है तो एमएसपी पर कानून बनता, जिससे क्या होता कि सरकार जो एमएसपी तय करती है उससे कम दाम पर किसान को कोई भी फसल खरीद ही नहीं पाता। इससे किसानों की हालत में निश्चित तौर पर कुछ सुधार होता, क्योंकि जिस समय किसान की फसल आती है उस समय उसके दाम बिचौलियों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और भंडारण आदि की सुविधा न होने के कारण किसान को अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। कई बार इसका किसान विरोध भी करते हैं। अगर एमएसपी कानून लागू होता है तो किसानों को अनाज एमएसपी रेट पर बेचने का पूरा फायदा मिलेगा और इससे उन्हें उपज का सही मूल्य मिलेगा। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर एमएसपी के जरिए सरकार किसानों को पैसा देना चाहती है तो आखिर में इसका सीधा असर देश की जीडीपी और ग्रोथ पर पड़ेगा। देश का किसान गरीब है, एमएसपी देने पर उसकी आमदनी बढ़ेगी और फिर उसकी खरीदारी पावर बढ़ेगी तो देश का जीडीपी भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। अगर किसानों की सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाए तो वह गेहूं और चावल से दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट करेगा और यह देश की इकोनॉमी में बूस्टर डोज का काम करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अभी हाल फिलहाल कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर उसकी सरकार आती है तो वह एमएसपी पर कानून बनाएंगे, लेकिन जब 2004 से लेकर 2014 तक उनकी सरकार थी तो तब उन्होंने इस पर कानून क्यों नहीं बनाया। 4 अक्टूबर 2006 को एमएस स्वामीनाथन अध्यक्षता वाले कमीशन ने अपने फाइनल रिपोर्ट को मनमोहन सिंह को सौंप दिया था, जिसमें 201 सिफारिशें की गई थी। इसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने इनके इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई जिसे आईएमसी कहा गया। कागजों की माने तो अब तक आईएमसी की 8 बैठकें हुई, जिनमें 3 मोदी सरकार में और 5 कांग्रेस सरकार में हुई। पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें इन सिफारिशों को लगे इम्प्लीमेंट क्रेन के लिए एक रूपरेखा बनाई गई। दूसरी मीटिंग 3 जून 2010 में हुई, तब तक 42 सिफारिशें लागू की जा चुकी थी। तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई और तब तक 152 सिफारिशें लागू की जा चुकी थी। इसके बाद चौथी और पांचवी मीटिंग 2013 और 2014 में हुई। 2014 तक 200 सिफारिशें लागू की जा चुकी थी, यानी कि 2014 के बाद सिर्फ एक सिफारिश बची थी। 2016 में आईएमसी की 6ठी मीटिंग हुई और इसमें 17 सिफारिशें और जोड़ दी गई। आईएमसी की आखिरी मीटिंग 2018 में हुई। आखिरी मीटिंग तक मोदी सरकार ने बस 25 सिफारिशों को ही लागू किया था। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते साल 2011 में केंद्र की मनमोहन सरकार को किसानों को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप कंज्यूमर अफेयर्स। ये रिपोर्ट आज भी NarendraModi.in पर है। दरअसल 2010 में उपभोक्ता मामलों से जुड़े वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था। तब नरेंद्र मोदी इस कमेटी के अध्यक्ष थे। रिपोर्ट में 20 तरीके की सिफारिशें रखी गईं। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए 64 सूत्रीय एक्शन प्लान भी बनाए गए। रिपोर्ट में एमएसपी पर खरीदे जाने वाली फसलों को खरीदने के लिए एक संस्था का निर्माण करने की भी सिफारिश की गई, क्योंकि केंद्रीय संस्थान फसल खरीदने के लिए हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए राज्य की सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव संस्थाओं को फसल की खरीद का काम सौंपने की जिम्मेदारी देने की बात कही गई। इसके अलावा मोदी कमेटी की रिपोर्ट की आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10A के तहत जमाखोरी के अपराध को गैर जमानती बनाने और इसी अधिनियम के तहत जल्द न्याय के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। साथ ही मोदी समिति की रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि पीवीएम अधिनियम, आम बोलचाल में काला बाजारी अधिनियम के तहत निवारक निरोध की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक कर दिया जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 2011 में गुजरात की मोदी सरकार इसकी सिफारिश कर रही थी, लेकिन अब एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना रही है। देखिए, किसान अपनी फसल खेत से राज्यों के अनाज मंडी में पहुंचाते हैं। इन फसलों में गेहूं और चावल और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी की दर से खरीदती है। एफसीआई किसानों से खरीदे इन अनाजों को गरीबों में सस्ती दरों पर बेचती है, लेकिन एफसीआई के पास अनाज का स्टॉक इसके बाद भी बचा रह जाता है। जानकार बताते हैं कि जितने अनाज का उत्पादन होता है, सरकार उसका केवल 13 से 14% एमएसपी के तौर पर खरीदती है। बाकी सारा अनाज खुले बाजार में बिकता है। सरकार द्वारा खरीदा गया यह 13 से 14% अनाज भी गोदामों में भरा हुआ है।
जिसे सरकार बांट नहीं पाती है। सरकार ने कोविड के बाद मुफ्त अनाज की घोषणा की तो सब्सिडी का बिल करीब 3.30 करोड़ पहुंचा दिया गया। वह अनाज भी बट नहीं पाया। सीएसीपी की रिपोर्ट भी कहती है कि एफसीआई के गोदामों में गेहूं और चावल मिलाकर सरकार के पास 74.3 मिलियन टन का भंडारण है, जो 41 मिलियन टन होना चाहिए। यानी भारत के पास जरूरत से 33.1 मिलियन टन ज्यादा गेहूं और चावल स्टोर है। एफसीआई जिस पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली के तहत एमएसपी पर अनाज खरीदकर गरीबों को बांटती है, वह दुनिया का सबसे महंगा खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे आलोक सिन्हा के मुताबिक एफसीआई को एमएसपी के ऊपर मंडी से गेहूं खरीदने के लिए 14% की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट यानी मंडी टैक्स, आढ़त टैक्स, रूरल डेवलपमेंट सेस, पैकेजिंग, लेबर, स्टोरेज ऐसे तमाम खर्चे देने पड़ते हैं। फिर 12% उसे वितरित करने का खर्च पड़ता है, जिसमें लेबर, लोडिंग और अनलोडिंग शामिल है। इसके बाद 8% होल्डिंग कॉस्ट यानी रखने का खर्च आता है। यानी एफसीआई एमएसपी के ऊपर गेहूं खरीदने पर 34% अधिक खर्च करती है। मतलब अगर गेहूं को एमएसपी 2000 रुपये प्रति क्विंटल है तो पीडीएस में जनता को बांटने का खर्च लगभग 2680 रुपये प्रति क्विंटल आएगा। इसके अलावा एफसीआई को 8% लो क्वालिटी फसल भी लेनी होती है, उसका नुकसान अलग से होता है। इस नुकसान से बचने के लिए सरकार को पूरा खुद खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एमएसपी पर दूसरे उद्योगों के लिए भी खरीद सकती है, जैसे सरकार गन्ने के केस में करती है। गन्ने के लिए सरकार को कोई पैसा देना नहीं होता है, गन्ने का पैसा शुगर मिल से आता है। सरकार ने एजेंसियों के जरिए 2019-2020 में 2.7 लाख करोड़ की फसल खरीदी। ये कुल उत्पादन का करीब 1/3 हिस्सा है। जब ये इतना आसान है तो सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही है? दरअसल इसके पीछे सरकार की एक चाल है। सरकार कुछ कॉर्पोरेट जैसे अडानी, जिन्होंने पहले ही बड़े बड़े वेयर हाउस बना लिए हैं, जिनमें वो अनाज को जमा करेंगे और जब बाजार में अनाज की कमी होगी तो उसे महंगे दामों पर बेचेंगे। इनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जानबूझकर एमएसपी कानून नहीं बना रही है। अगर कानून बनता है तो इन कॉर्पोरेट्स को मन मुताबिक फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन्हें एक निश्चित मूल्य में ही किसानों की फसल को खरीदना होगा और इससे इन कॉर्पोरेट्स को नुकसान होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए आप मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ इस बारे में भी सोचिए कि किसान की फसल का अगर उसे उचित दाम नहीं मिलेगा तो आपकी थाली तक जो रोटी पहुंचती है वो कैसे आएगी। मिलते हैं अगली फिर किसी स्टोरी में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।